Good morning, everyone. Welcome in Career Infinity Classes. आज है 21 मई। दिन है, गलत हो गया, दिन होना चाहिए ट्यूसडे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं टारगेट नीट 2025 की। मैं हूं अविनाश सर। आज का मोटिवेशनल कोट है, गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, पर कामयाब होगे तो सब जलेंगे। तो हमें क्या करना है? जलाना है, आग लगा देना है। टॉपिक चल रहा है बायोमोलिक्यूल, हिंदी में बोलते हैं जैवाणु, राइट। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन की संरचना, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, राइट। आज उस पे नोट्स बनाने हैं, ना आज उस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि हर चीज का जो व्यू है, नजरिया हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग सेम रहता है कि अलग अलग? अलग अलग रहता है ना। देखने का नजरिया हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। मैं किसी चीज को दूसरे संदर्भ में सोचता हूं, तो आप उसी चीज को किसी दूसरे संदर्भ में सोचेंगे, ठीक है ना। मैं सोचता हूं, मान लो मैं सोच रहा हूं व्हाट इज लाइफ, तो मैं बोल रहा हूं टीचिंग इज द लाइफ। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो पढ़ के कुछ जॉब कर लें, बढ़िया सेटल हो जाए, ये लाइफ है ना। कोई बिजनेसमैन है, वो सोचता होगा बिजनेसमैन बिजनेस करना ही लाइफ है ना। अब जैसे कोई वो है पॉलिटिकल बंदा है, वो बोलेगा क्या राजनीति करना ही लाइफ है ना। तो ये सारे लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यू अलग अलग होता है, यानी किसी भी चीज का व्यू अलग अलग व्यक्ति के रिस्पेक्ट पे अलग अलग हो सकता है। यानी मेरे संदर्भ में ये पेन है, तो आपके संदर्भ में ये एक मेटालिक पेन है, सही है ना। मैं कहता हूं ये लिखता है, आप कहते हो सर इस पे लिख के दिखाओ, चल ही नहीं रहा है। इसका मतलब अलग अलग व्यू है हमारा आपका। इस मेरा व्यू है कि ये एक पेन है, पर ये डिजिटल पेन है, और आपका व्यू है कि सर ये पेन है और ये उसी पेन की तरह काम करेगा जैसे ये चलता है, पर ऐसा नहीं है। व्यू अलग अलग है, हर चीज का व्यू अलग अलग होता है। तो आइए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी अलग अलग लोगों के संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले समझिएगा। द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ molecular structure is different. Molecular structure is different in different context. In different context. इसका हिंदी मतलब भी मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे। देखो, किसी भी अणु की संरचना भिन्न भिन्न संदर्भ में हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट, ये लिखा है कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी भी अणु की संरचना डिफरेंट भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि मेरे रिस्पेक्ट पे कुछ और आपके रिस्पेक्ट पे कुछ और, राइट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, फिर किसके अकॉर्डिंग कैसी संरचना है,
ए के अकॉर्डिंग कैसी है, बी के अकॉर्डिंग कैसी है, सी के अकॉर्डिंग कैसी है और डी के अकॉर्डिंग कैसी है, राइट। ये चीज जाननी है। अब जरा देखिएगा, हम यहां लिख देते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी किसी की भी आणविक संरचना डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे सबसे पहले चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है ना, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट के हिसाब से। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, क्या होता है अकार्बनिक रसायन शास्त्री के अकॉर्डिंग, अकार्बनिक रसायन शास्त्री के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो देखेंगे। अच्छा, अब अगर कोई इसको ऑर्गेनिक वाला केमिस्ट सोचे तो क्या सोचेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट अगर सोच रहा है यानी कार्बनिक वाला रसायन शास्त्री सोच रहा है तो वो क्या सोचेगा। और अगर फिजिक्स वाले लोग सोच रहे हैं तो क्या सोचेगा, और अगर बायोलॉजिस्ट सोच रहा है तो क्या सोचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब निकलता है ये तो समझ ही जाओगे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये कार्बनिक वाले रसायन शास्त्री, ठीक है, ये फिजिक्स वाले, और फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञानी, यहां पे बायोलॉजिस्ट जीव वैज्ञानिक। हिंट दे दिया। अब देखो ये क्या सोचता है, ये बंदा कैसे सोचता है, उसी मॉलिक्यूल को ये क्या 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 सोचता है, सबका सोचा हुआ क्या होगा, डिफरेंट। अलग अलग लोगों के कॉन्टेस्ट पे अलग अलग सोच होगी। तभी लिखा है किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट संदर्भ में डिफरेंट डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर होगा, राइट। क्लियर। जैसे आओ देखते हैं ये क्या सोचता है। जब ये इस मॉलिक्यूल को देखता है तो ये सोचता है क्या, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कहता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एग्जांपल बताएं तो NaCl, NaCl और क्या MgCl2 एसेट्रा, ZnSO4 कुछ भी हो सकता है, ZnSO4 कुछ भी हो सकता है, राइट। यहां पे आ जाओ, अगर हम बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट की बात करें, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट की बात करेंगे तो फिर देखना क्या होगा, वो सोचेगा टू डायमेंशनल व्यू, टू डायमेंशनल व्यू, उसको कौन सा व्यू मिलेगा, टू डायमेंशनल व्यू, टू डायमेंशनल व्यू, ठीक है ना। जैसे जैसे इसको देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग, तो उसको बेंजीन रिंग समझ में आई। जैसे एग्जांपल दिया बेंजीन, बेंजीन के अलावा और क्या, नेप्थलीन एसेट्रा, उसको ये सब समझ में आएगा कि भाई बेंजीन हो सकता है, यहां OH लगा दे तो फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर उसे दिखेंगे। इस तरह के व्यू को बोलते हैं 2D। देखो एक्स एक्सिस पे भी गए, वाई एक्सिस पे भी गए, यानी ये 2D। इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल का केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, जैसे NaCl MgCl2 है ना, ZnSO4, क्लियर, H2SO4, HCl, तो ये सारा हो सकता है। उसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट के अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल हो सकता है। जैसे एग्जांपल बेंजीन, यहाँ एग्जांपल EG मतलब एग्जांपल, एग्जांपल है बेंजीन, नेप्थलीन, फिनॉल, ठीक है ना, ये सारे। अब आओ फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग सोचें। अगर फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग सोचते हो तो आपको पता लगेगा कि वो 3D सोचता है हमेशा। कैसा सोचता है, थ्री डायमेंशनल व्यू मिलेगा, 3D व्यू मिलेगा। 3D व्यू का मतलब बता दें आपको, ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस कौन सी है, और ये एक्सिस कौन सी है, आपको अच्छे से पता है, पूरी फिजिक्स में पढ़ते हो, ये एक्स एक्सिस, ये पढ़ते हो कौन सी, वाई एक्सिस, और सर ये कौन सी है, जेड एक्सिस। अब यहां पे आ जाओ, बायोलॉजिस्ट प्रोटीन को
बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रोटीन को 4 लेवल पे देख सकता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर, बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर कितने प्रकार का हो सकता है? 4। जरा नाम बोलिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी और क्वाटरनरी, समझ में आई बात? और इसी चीज को जरा लगे हाथ, हम पूरी एनसीईआरटी भी कवर करते चले, तो जरा देख लो फिर आप लिखना क्या बोला है यहां से। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी अणु का संरचना डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट थिंग हो सकती है इन डिफरेंट कॉन्टेस्ट। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मेरे संदर्भ में कुछ और होगा तो किसी और के संदर्भ में कुछ और होगा। समझे? एनसीईआरटी यहां घुस जाएगी, बस ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टडी करता है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो जो स्ट्रक्चर है उसका आपको क्या पता चलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे NaCl, MgCN2, ZnSO4, RbH2SO4, HCl, एक्सेट्रा। जबकि हमने आपको बताया, देखो एनसीईआरटी कवर हो गई कि नहीं हो गई? ऑर्गेनिक अगर वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट अगर सोचता है, यानी कार्बनिक रसायन शास्त्री अगर सोचता है, तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा 2 डायमेंशनल व्यू। उसे कौन सा व्यू मिलेगा? 2 डायमेंशनल व्यू। उसी मॉलिक्यूल का उसे 2 डायमेंशनल व्यू मिला। और जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे कौन सा मॉलिक्यूल? बेंजीन, जैसे नेफ्थलीन, जैसे एक्सेट्रा में फिनॉल, और भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ले सकते हो आप, ठीक है ना? फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग, यानी जब कोई भौतिक शास्त्री यानी कि भौतिक वैज्ञानिक जब इसकी स्टडी करेगा तो उसे कौन सा व्यू मिलेगा? 3D व्यू मिल रहा है। 3D व्यू मिल रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये सब मिल रहा है, ठीक है ना? तो उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का उसको 3D व्यू मिल गया। 3D व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला। ऑर्गेनिक केमिस्ट के अकॉर्डिंग 2D व्यू मिला। और बताओ फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल व्यू मिला। क्लियर? वाइल बायोलॉजिस्ट, अगर बायोलॉजिस्ट यानी कि कोई जीव विज्ञानिक इसकी स्टडी करता है तो उसको प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल पे देखने को मिलेगा? 4 लेवल पे देखने को मिलेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? देखो आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल आसान है और उसको ज्यादा आसान मैं बनाऊंगा। देखो इस ढंग से बिल्कुल चीजें खुल के आ गई। नोट डाउन, बिल्कुल ओपन कर दूंगा एनसीईआरटी को। आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना है लिखिए, स्टार्ट करिए, जल्दी करिए। इसी ढंग से लिखोगे, लेकिन मेरे को कॉपी करना है आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है नोट्स कैसे बनवाने हैं आपको या बनाने हैं। अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला का आइडिया सामने आएगा, बट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट इट गिव्स द 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन एंड नेफ्थलीन। अकॉर्डिंग टू द फिजिसिस्ट, यानी कि भौतिक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल व्यू मिलेगा। और मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और आप फिजिक्स में ऐसे कंपोनेंट को ब्रेक करते हो ना। फिर आपको बताया गया बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल बी एट 4 लेवल्स। ये देखो कितने लेवल है यहाँ पे,
4 लेवल्स पे दिखेगा। 4 लेवल्स के हो सकते हैं प्रोटीन में भी, 4 लेवल्स, जिसमें पहला लेवल है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी और लास्ट वन इज क्वाटरनरी। लास्ट वन इज क्वाटरनरी। क्लियर है? लास्ट वन इज क्वाटरनरी। क्लियर है? अब हम बारी बारी क्या करेंगे, पहले प्राइमरी को पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्सरी को और फिर क्वाटरनरी को। और आपको कल मैंने ब्रेन में बिठा दिया था, पर आज एक बार नोट्स बनाओगे तो और क्लैरिफाई हो जाएगा और रिवाइज तो हो ही जाएगा, राइट? अब आप देख रहे हो एनसीईआरटी की कोई लाइन छूट रही है? नहीं छूटेगी। और एनसीईआरटी की लाइन से बाहर पेपर बनता ही नहीं है। 360 आउट ऑफ 360 आएगा। ठीक है ना? बस क्या करना है, फॉलो करते रहना चीजों को, मेरे साथ साथ चलना है आपको। ठीक है? क्लास डेली अटेंड करनी है, क्योंकि क्लास का माहौल फिर दोबारा नहीं मिलता। आप ये सोचो खुद से पढ़ लो, वो चीजें नहीं पढ़ पाओ, इतनी बारीकियां नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसी चीज का हम लोगों को एक्सपीरियंस है, अनुभव है, राइट? बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। देखो, हम आपको एक बात बताते हैं, प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ये बात हमने आपको बताई थी। प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि ये जितने भी अमीनो एसिड होंगे, मान लो ये अमीनो एसिड्स हैं, वो सेम टाइप के अमीनो एसिड जुड़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के? डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जुड़ेंगे। मान लिया ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, ये अमीनो एसिड 4 है और ये अमीनो एसिड 5 है, एंड सो ऑन। मान लिया इसके आगे भी चेन चल रही है, तो ये आपकी प्रोटीन बन गई। ठीक है? और बीच बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए हमने प्रोटीन की चेन को क्या बोला? प्रोटीन की चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब ढेर सारे, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। और जब कहां पाई जा रही है? इस चेन में। तो प्रोटीन का दूसरा नाम, प्रोटीन का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि जब हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करना चालू किया तो यहां पर पाया, क्या पाया? कि बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन का दूसरा नाम, हाँ, तो दिस इज अनदर नेम ऑफ प्रोटीन। यहां आपने क्या देखा? यहां अमीनो एसिड एक बिल्कुल लीनियर डायग्राम में अरेंज है, लाइन डायग्राम में अरेंज है। आपने देखा कि अमीनो एसिड एक लीनियर डायग्राम में अरेंज है। हेयर अमीनो एसिड इज अरेंज्ड इन लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम या लीनियर, लाइन डायग्राम या लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधी सीधी, सीधी लाइन जैसा स्ट्रक्चर, सीधा लाइन जैसा संरचना। ठीक है? या फिर आप एक लाइन और बोल सकते थे, कोई बताएगा क्या?
स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, यानी क्या, मोतियों की माला, अमीनो एसिड के मोतियों की माला। देखो मोती, मोती में धागा ऐसा होता है, और मोतियां ऐसे होती, फिर धागा, फिर मोती, फिर धागा, फिर मोती, फिर धागा, फिर मोती, होती है नहीं, ऐसे होती है। तो बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है, एक लाइन और बोल सकते हैं, या तो लीनियर होगा, या तो एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइन डायग्राम, ना दिया हो तो आप इसको लीनियर बोल दो। लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन जैसी संरचना, देखो सीधा जा रहा है, ठीक है ना, सीधी लाइन जैसी संरचना। ये भी ना दिया हो तो आवर आंसर शुड बी, या फिर होना चाहिए, यहां आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, और स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड, और स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड। अब स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड्स का मतलब होता है क्या, मोतियों की माला जैसा, मोतियों की माला जैसा, और आपको दिख भी रहा है मोतियों की माला जैसा। अब इस तरह के स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें लीनियर डायग्राम दिखाई पड़े या लीनियर लाइन वाला हो। देखो या लाइन डायग्राम दिखाई पड़े या लीनियर दिखाई पड़े या स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड दिखाई पड़े, यानी मोतियों की माला दिखाई पड़े, बस इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बुलाएंगे, प्राइमरी या प्राथमिक संरचना। प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना, चूंकि आपने ये पहली बार देखी है तो प्राइमरी, अब इसके बाद इसमें कोई बदलाव आ गया तो सेकेंडरी, उसके बाद उसमें बदलाव आ जाएगा तो टर्सरी, और टर्सरी में बदलाव आ गया तो क्वाटरनरी। समझ में आया कुछ, सब एक दूसरे के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या बुलाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब इसी संरचना को प्राथमिक संरचना कहते हैं। लिख दूं अगर किसी को हिंदी में लिखना है, इसी संरचना को अच्छा, इस स्ट्रक्चर से एक चीज क्लैरिफाई हो रही है। क्या क्लैरिफाई हो रही है, कुछ आपने नोटिफाई किया, आपने कुछ नोटिफाई किया कि इस संरचना से एक चीज बहुत क्लैरिफाई होके आई। क्या सामने आई, ये सामने आई कि आप अमीनो एसिड की पोजीशन को आसानी से काउंट कर पाओगे या आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। By seeing this structure, we can easily identify what is the position of amino acid. This is placed at the third place. This one is placed on fourth. This one is placed on the fifth. And this one, जो last में होगा वो last position पे होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? Positional information of amino acid in polypeptide chain. बताइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर gives the, क्या आइडिया देगा? पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन देगा कि नहीं देगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर से फायदा, क्या फायदा मिला कि इसको देख करके हम ये बता पाएंगे कि अमीनो एसिड की पोजीशन कहां पे है। बताओ, बाय सीइंग दिस स्ट्रक्चर, बाय सीइंग दिस स्ट्रक्चर वी कैन कैलकुलेट, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन identify the positional information। याद है, positional information, positional information of amino acid, of amino acid in PPC। मतलब PPC का मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, P फॉर पॉली, P फॉर पेप्टाइड, C फॉर चेन, PPC। तो याद रखना, पीपीसी में आप अमीनो एसिड की पोजीशन निकाल सकते हो, और जहां मैं अंडरलाइन करूं वहां आप लोग भी अंडरलाइन करना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा, पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड किसमें मिलेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, क्वार्टरनरी में? प्राइमरी में, प्राइमरी में मिलेगा। अगर आप अमीनो एसिड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक
या वी हैव टू सेलेक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी। इज दैट क्लियर? बताइए प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? लीनियर डायग्राम जैसा ना, या लाइन जैसा ना, या फिर मोतियों की माला जैसा ना? चलो फिर आपको क्या बताया गया? इसी स्ट्रक्चर को जो लाइन जैसा दिखे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देख के हमको किसका आइडिया मिलेगा? हमको मिलेगा पोजिशनल इंफॉर्मेशन। किसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन? पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, पोजिशनल इंफॉर्मेशन देख के क्या पता लगेगा भाई? कौन फर्स्ट नंबर पे, कौन सेकंड, कौन फोर्थ पे और कौन लास्ट पे? बताइए, है ना? We can get idea. We can get a idea that which amino acid is at first position, which is second, and which one is third, and so on. And so on. We can get an idea that which amino acid is at first position, which is at second, and which one is third position, and so on. ठीक है, इससे ये पता चलेगा कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे पे और कौन उसके बाद है, राइट? अच्छा, जब आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि दो एंड है इसके, लेफ्ट वाला और राइट वाला। देखो, ये आपके बाएं हाथ पे है कि दाहिने हाथ पे? दिस इज योर लेफ्ट हैंड एंड ऑल्सो माई लेफ्ट हैंड। हमारी और आपकी डायरेक्शन एक जैसी हो गई कि अलग अलग? तो आप बताओ, हम सबके बाई तरफ वाला अमीनो एसिड पहले नंबर पे है और हम सबके दाहिनी तरफ वाला लास्ट पे होगा। तो बताइए, जो फर्स्ट वाला होगा वो लेफ्ट हैंड वाला फर्स्ट वाला होगा, और राइट हैंड वाला कौन सा होगा? लास्ट वाला। लेफ्ट वाला, राइट वाला, लास्ट। मिल गई ना ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन? देखो, लेफ्ट हैंड अमीनो एसिड इज फर्स्ट अमीनो एसिड। बोलो, लेफ्ट हैंड वाला कौन सा होगा? फर्स्ट अमीनो एसिड। एंड राइट हैंड अमीनो एसिड इज लास्ट अमीनो एसिड। यानी बाई तरफ वाला अमीनो एसिड पहला वाला अमीनो एसिड होगा, और दाहिनी तरफ वाला अमीनो एसिड आखिरी होगा। लेफ्ट वाला पहला और आखिरी वाला, राइट वाला आखिरी। लेफ्ट हैंड अमीनो एसिड इज द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड राइट अमीनो एसिड इज द लास्ट अमीनो एसिड। अब आगे देखना, अब जब आप इसको देखते हो ना तो आपको एक और नई बात पता चलती। क्या पता चलती नई बात? इस एंड पर, लेफ्ट हैंड वाले अमीनो एसिड पर या पहले वाले अमीनो एसिड पर ये फ्री है। कौन फ्री है? उसी फिगर में बना लेना। और राइट हैंड वाले पे आपको लास्ट में कौन फ्री मिलेगा? COH। लेफ्ट हैंड वाले पे क्या बनाना है आपको? NH2। और राइट हैंड वाले पे क्या बनाना है? COH। तो लेफ्ट हैंड अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड, सॉरी, एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, और राइट हैंड अमीनो एसिड को आप
सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोल सकते हो। बताओ सही है कि नहीं? पहला अमीनो एसिड जो था, जो लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ था, बताइए वो कौन सा टर्मिनल है? एन टर्मिनल अमीनो एसिड। अब ये बताओ जो राइट हैंड पे है वो कौन सा है? सी टर्मिनल अमीनो एसिड। सी टर्मिनल अमीनो एसिड। इज दैट क्लियर? देखो छोटी छोटी बातें ध्यान देते चले जाओ, कहीं पे कुछ रटना नहीं है। और कल भी मैंने आपके दिमाग में बिठा दिया था, और आज आपके दिमाग आपके सामने नोट्स है। नोट्स है तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बताइए, लेफ्ट हैंडेड amino acid is also known as known as को शॉर्ट में लिख दिया, also known as, बताओ एन टर्मिनल एमिनो एसिड। एन टर्मिनल एमिनो एसिड, और ये थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में ले लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि राइट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड, right handed amino acid is also known as C terminal amino acid। C terminal amino acid। अच्छा क्यों? क्योंकि यहां कौन सा ग्रुप फ्री था? NH2 इज फ्री। NH2 फ्री था यहां पे। यहां कौन फ्री था जरा देख के बताओ? COH फ्री था। लेफ्ट-हैंडेड अमीनो एसिड इज आल्सो नोन एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड, क्योंकि वहां NH2 फ्री था। और राइट हैंडेड अमीनो एसिड राइट हैंडेड पर कौन सा टर्मिनल फ्री था? COH, इसलिए हमने सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोल दिया। और नीट 2023 में इसी पर क्वेश्चन था। PYQ नीट 2023 PYQ नीट 2023 पर इसी पर क्वेश्चन बेस्ड था। हाँ, स्टेटमेंट में। और ज्यादातर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट इधर उधर कर देता है। जब सही स्टेटमेंट पता होगा तो गलत तो तुरंत पकड़ लेंगे ना हम लोग। अब आपको सही ही नहीं पता तो वहां अक्कल बक्कल खेलना है। अक्कल बक्कल बम्बे बोल 80-90, और जहां 100 रुके वहीं पे फिर उसके बाद वहां पे लगा देना, वो भी ना लगे तो 100 में लगा, चोर निकल के वही करते रह जाना, फिर जहां उंगली रुके लगा देना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर में सिलेक्ट वही होता है जिसने पढ़ रखा है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अपना कवर हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर कवर हो गया। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक रिजिड रॉड लाइक भी बोल सकते थे। देखो एक काम और करते हैं। देखो छोटी छोटी बातें जो है ना, ये आगे पीछे कहीं ना कहीं आएंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और बात जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा जगह होगा। और रिजिड रॉड लाइक यानी कि एक सख्त रॉड की तरह, जैसे ये रॉड जैसा है ना, सख्त रॉड की तरह। या तो लीनियर या लाइन डायग्राम, या तो लीनियर, या तो मोतियों की माला, या तो फिर एक रिजिड रॉड लाइक। समझ आई बात? एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज करा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राइमरी स्ट्रक्चर की सेकेंडरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको वो बात याद दिलाई कि प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर, मतलब जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सेम प्रकार के होंगे कि अलग अलग प्रकार के? अगर सेम प्रकार के होंगे तो वेरिएशन नहीं आएगा प्रोटीन में, इसीलिए अलग अलग प्रकार के हैं। देख लो, सबका नंबरिंग अलग अलग चल रहा है, सब अलग अलग वेराइटी के हैं। अच्छा, फिर आपको बताया जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है तो एक जो चेन बनती है उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। दूसरा नाम है प्रोटीन की चेन। अच्छा, प्रोटीन की चेन में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन की चेन में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, फिर देखो अमीनो एसिड कैसा दिख रहा है?
लाइन डायग्राम जैसा, या लीनियर, या स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, या रिजिड रॉड लाइक। ये चार में से अगर कोई भी एक शब्द आ गया, हम समझ जाएंगे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। याद आया? क्लियर? फिर आगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी। लाइन डायग्राम लिखा हो, या लीनियर लिखा हो, या स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड लिखा हो, या फिर रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर लिखा हो, हमारा जवाब होगा दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। While by seeing the structure of the primary structure, we can identify the positional information of amino acid in the polypeptide chain, कि कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे, कौन पांचवें पे और कौन आखिरी पे। देखो लिखा है, we can get a idea that which amino acid is at first position, which is at second, and which one is at third, and so on। ठीक है, left hand amino acid is first amino acid, while right hand amino acid is last। लेफ्ट हैंड वालों को जब हमने देखा, हमने जब लेफ्ट हैंड वालों को देखा तो क्या पता चला, उसके पास कौन सा ग्रुप फ्री है, तो हमने उसे क्या बोल दिया, एन टर्मिनल। बताओ राइट वालों को देखा तो क्या पता चला, उसके पास कौन सा ग्रुप फ्री है, तो ये हो गया सी टर्मिनल। यहां तक प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं। लिख लिया सभी ने? द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। बोल रहा है जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोटीन में मिलेगी, और हमने बोला था प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, उसमें मिलेगी। विच इज एट फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज सेकेंड, एंड विच, मैंने थर्ड भी लिखा था, एंड सो ऑन। उन्होंने सेकंड के बाद ही सो ऑन बोल दिया, हमने बोल दिया था पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, आप चाहो तो चौथे पे कौन है, एंड सो ऑन। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या नाम दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज इमेजिन एज लाइन, या लीनियर, या स्ट्रिंग, या फिर बोला था क्या, हाँ, या फिर बोला था मैंने रिजिड रॉड लाइक। अच्छा, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द, कवर है सब कवर है कि नहीं है? पहला अमीनो एसिड का दूसरा नाम, पहले अमीनो एसिड को और क्या बोला हमने, एन टर्मिनल अमीनो एसिड। लास्ट वाले को हमने और क्या बोला, सी टर्मिनल अमीनो एसिड। देखो अभी लिखा है आपके नोट्स में है। फिर आगे बोला गया, अब यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है, प्राइमरी खत्म हो गया, मैंने यहां तक आपको करा दिया। अब थोड़ा आगे की जो बारीकियां हैं वो सीखते हैं। राइट, हेडिंग, हेडिंग है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां तक क्लियर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, if polypeptide chain is too long, there will be formation of हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंबल क्या है, डैश 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 डैश, ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत सारे हैं ना, तो एस लगाना। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट रिजल्ट्स फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग आने लगेगी, फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये जरूर ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसीलिए, आप चाहो तो अंडरलाइन कर लेना। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन और लंबी हो गई तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अभी तक हाइड्रोजन बॉन्ड अब बन गया,
और इसका परिणाम क्या हुआ? फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड कर गया, फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर फोल्ड कर जाए तो क्या बन गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल गया ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदल गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदल गया। सीधी सीधी बात है, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हो जाए, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हो जाए, वैसे तो मैंने ऊपर पूरा लिख दिया, मैंने ये हिंदी में लिखने की कोशिश की है, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हो जाए, वो भी किस बॉन्ड के कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसीलिए कहा है, क्या कहा है? प्रोटीन एक लंबी रिजिड रॉड जैसा हमेशा नहीं रह सकता, आज नहीं तो कल फोल्डिंग हो ही जाएगी, ठीक है ना? ऐसा कब होगा? जब चेन बहुत, हाँ, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर does not always behave as rigid rod, always behave as rigid rod. If the chain is too long, फिर से दोबारा याद दिला रहा हूं, if the chain is too long, if the chain is too long, it will be fold, it will be fold, at least at, it will be fold at least as, at least at few points. कहां पे फोल्ड होगा? कहीं ना कहीं पॉइंट पे फोल्ड जरूर होगा। इट विल बी फोल्ड एट, इट विल बी फोल्ड एट लीस्ट एट फ्यू पॉइंट्स। इट विल बी फोल्ड at least at few points. और जब फोल्ड हो गया तो हम क्या समझ गए, क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोला है, इसका सेंस क्या निकला? मतलब प्राथमिक संरचना हमेशा सख्त रॉड जैसी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, क्योंकि चेन काफी लंबी होने के कारण, काफी लंबी होने के कारण, होने के कारण कुछ स्थानों पर फोल्डेड हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है, कुछ स्थानों पर फोल्डेड हो जाती है, और क्या बना लेती है? हाँ, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी की हिंदी लिखी है मैंने। क्लियर? ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। मतलब आपको पूछा जाएगा कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें, आपका जवाब एडिशनल बॉन्ड कौन सा आया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तक कौन सा बॉन्ड था? पेप्टाइड बॉन्ड। अब कौन सा बॉन्ड आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तक कौन सा बॉन्ड था? पेप्टाइड।
अब कौन सा बॉन्ड आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और चेन क्या कर गई? फोल्ड। चेन क्या कर गई? फोल्ड। फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी रिजिड रॉड जैसा नहीं होता हमेशा के लिए, क्योंकि अगर चेन लंबी हो गई तो वो फोल्ड करेगा ही करेगा। और किसके कारण फोल्डिंग हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण फोल्डिंग हुई है, राइट। इतनी बातें क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण फोल्डिंग हो गई। अच्छा, अब जब फोल्डिंग हो गई तो फोल्डिंग मेनली कितने तरीके की होती? दो। मेनली कितने तरीके की होती है? दो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, मेनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी कितने टाइप? टू टाइप्स, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड, कहीं कहीं पे लिखा है प्लेटेड सीट। अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड सीट। अब ये दोनों में क्या अंतर है बताता हूं मैं आपको। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड या प्लेटेड सीट। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरमोलिकुलर? इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंत आणविक हाइड्रोजन बंध, इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और मैंने इंट्रा और इंटर बताया था। ये देखो, ये कोई भी चीज है, मान लो हमारी सेल है। अब सेल के अंदर कोई चीज है तो क्या बोलेंगे? इंट्रा। और सेल के बीच में है तो क्या बोलेंगे? इंटर। तो बताओ इसमें क्या होगा? इसमें मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और दूसरे वाले में मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उस वाले में। फर्क है दोनों में, बताइए इसमें कौन सी होगी बॉन्डिंग? हाँ ये है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस वन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया पर क्वेश्चन पूछा गया है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक में इंटर मॉलिक्यूलर, अंतर आणविक क्लियर? तो दो प्रकार के हो गए, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड, दो प्रकार के हो गए। देखो यहां पे भी वही लिखा था, दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकार को बांट दिया और ये भी बता दिया ये किसका रिजल्ट है, वो किसका रिजल्ट है। ये है इंट्रामोलिकुलर और वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अच्छा दिखेगा कैसा? ये ऐसा दिखता है, देखो इतना ध्यान से देखना, ऐसा जैसे एक घूमती हुई सीढ़ी हो, या जैसे पेचकस लेते हैं, पेचकस ऐसे कसते हैं, ऐसे कसते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर होता है ना, स्क्रू ड्राइवर ऐसे लेके ऐसे घुमाते, राइट हैंड घुमाते हैं लेफ्ट हैंड, है ना। तो क्या होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर दिखता है कैसा? इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल हेलिकल, तभी नाम आया हेलिक्स। इसका स्ट्रक्चर होता है घूमती हुई सीढ़ी जैसा, यानी लाइक
रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग मतलब घूमती हुई। स्टेयर केस यानी हिंदी में बोलते हैं घूमती हुई सीढ़ी जैसा। सीढ़ियां होती है ना घरों में बनी हुई, ऐसे ऐसे जा रही है, घूमती हुई सीढ़ी जैसा, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ऐसे, है ना, घूमती हुई सीढ़ी नुमा। या फिर स्क्रू ड्राइवर की तरह, स्क्रू ड्राइवर लाइक, पेचकस की तरह घुमा रहे हैं ना जैसे। ये रहने दो, ये केमिस्ट्री में लिखा है लेकिन जाने दो, बायो में तो इतना ही लिखा है। केमिस्ट्री में स्क्रू ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया है, लेकिन छोड़ो, बायो पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री वाले सर खुद ही पढ़ाएंगे। तो ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा बताओ किधर क्वाइलिंग है, राइट हैंडेड क्वाइलिंग है कि लेफ्ट हैंडेड? देखो, इन ऑल प्रोटीन, इन ऑल प्रोटीन मतलब इस तरह की जितनी भी प्रोटीन होती है जिसमें अल्फा हेलिक्स होगा, इन ऑल प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड, राइट हैंडेड coiling is present, right handed coiling is present। अच्छा एक्सेप्शन एक है, अपवाद एक है, एक्सेप्ट कोलेजन, यानी कोलेजन में कौन सी कॉइलिंग होती है, राइट हैंडेड की लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड की लेफ्ट हैंडेड, यानी कोलेजन को छोड़कर, कोलेजन को छोड़कर सभी में, सभी में, सभी प्रोटीन में, इस तरह के सभी प्रोटीन में, पूरे में नहीं, इस नेचर वाली प्रोटीन में जिसमें क्वाइलिंग होगी, सभी प्रोटीन में, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही लिखा है, अभी हम पढ़ के दिखाएंगे, सभी प्रोटीन में दाहिनी तरफ क्वाइलिंग होती है। और ये आपको याद रहे इसलिए मैं एरो इधर बना रहा हूं, देख रहे हो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, देख रहे हो, राइट हैंड जा रहा है कि लेफ्ट हैंड, जल्दी बोलो, राइट हैंड जा रहा है कि लेफ्ट हैंड? राइट हैंड, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, आपको याद दिलाने के लिए, वैसे लिखा ही है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है एरो, मैंने बना दिया। अच्छा काफी बारी ए और बी कर देते हैं, यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ बी लिख देंगे, बताओ ए क्या है, अरे एन टर्मिनल क्या है, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं लिख देता हूं सीधे, ए बी ना लिख करके क्या लिखूं, एन और सी। तो दिस टर्मिनल इज नोन एज एन टर्मिनल, ऐसे बड़ा कर देना, और यहाँ पे सी टर्मिनल ऐसे गोले में करके ऐसे चिपका देना, ये देखो एन टर्मिनल सी टर्मिनल, इज दैट क्लियर? और हो गया क्वाइल्ड। और क्वाइल्ड क्यों हुआ, फोल्डिंग के कारण, सॉरी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सही है, क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो कितनी इजी है चीजें, और इजी तभी है जब हम लोग समझ चुके हैं इसको। अब यहां देखते हैं, यहां पे क्या होगा, यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, और यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो हुई है कौन सा, हम्म, यहां पे हुई है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको बनाना नहीं, आपको जिगजैग वाला ही शो करना है, वो मैंने शो कर दिया, आपको ये सब नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों बना, मैं हटा देता हूं। अच्छा ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं लग रही है जैसे शॉप के सामने सीट डाली जाती है, इसीलिए इसके नाम के आगे सीट लगा हुआ है, देखो, है ना, लुक्स लाइक, जैसे वो किसकी तरह दिख रही थी, तो ये किसकी तरह दिखती है, लुक्स लाइक सीमेंट और टिन सीट, टिन सीट्स
इन फ्रंट ऑफ कहां डाली जाती है? इन फ्रंट ऑफ शॉप्स फॉर शेडिंग, है ना, शेड की तरह, छाया के लिए, यानी सीमेंट या टिन की चादर जैसा, जो दुकानों के सामने शेड के रूप में यूज किया जाता है, जो दुकानों के सामने छाया के लिए यूज किया जाता है, छाया के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी फिनिश हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी फिनिश हो गया। अब टर्सरी और क्वार्टरनरी में तो 2 मिनट लगने वाला है, मतलब बताने में 2 ही मिनट लगेगा, पर नोट्स बनाने में 10 मिनट लग सकता है, ठीक है ना। फिनिश्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया अपने को। प्राइमरी की फोल्डिंग से क्या बना? प्राइमरी की फोल्डिंग से क्या बना? सेकेंडरी बना, और सेकेंडरी अब फर्दर फोल्ड होने जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? तो टर्सरी बन जाएगा। अब अगर सेकेंडरी फर्दर फोल्ड हो जाए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आगे फिर फोल्ड हो जाए, तो अब एक और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज नोन एज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इतनी बातें क्लियर? देखो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कोई भी प्रोटीन का धागा नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, मतलब कोई भी प्रोटीन लंबे समय तक सीधी रॉड जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें चेन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड होकर के क्या बना लिया? फोल्डेड। किस फॉर्म में? अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स कैसे होता है? रिवॉल्विंग सीढ़ी जैसा, रिवॉल्विंग सीढ़ी जैसा, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, या फिर स्क्रू ड्राइवर लाइक, स्क्रू ड्राइवर ऐसे कसते हैं ना, उसके जैसे। और स्क्रू ड्राइवर जब कसेंगे तो पेच अंदर ऐसे घुसता चला जाएगा, सीढ़ी नुमा। बोलो होता ही नहीं होता है, ठीक है ना। ऑफकोर्स कह रहा वास्तव में केवल कुछ पोर्शन ऑफ प्रोटीन ही कैसा होता है? फोल्ड होता है, कुछ ही फोल्ड होता है, अल्फा हेलिक्स बनाता है, सारा नहीं। ये देखो, ये स्ट्रेट है, ये फोल्ड हो गया, फिर ये स्ट्रेट है, ये फोल्ड हो गया, ये स्ट्रेट है, ये फोल्ड हो गया, लिखा है ये बात, ठीक है। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड, बोला था ना, प्रोटीन कौन सी प्रोटीन? सारी नहीं, सेकेंडरी प्रोटीन में केवल और केवल कौन सी होती है? राइट हैंडेड हेलिक्स की लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। एक्सेप्शन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज, एक्सेप्शन क्या है? कोलेजन कैसे होगी? लेफ्ट हैंडेड। ये देखो, ये लेफ्ट हैंडेड जा रही है, ये और ये लेफ्ट हैंडेड, राइट। आगे चलते हैं। कह रहा है अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन अदर फॉर्म्स, व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कह रहा है अगर मान लो कोई और फॉर्म बन गया हेलिक्स की जगह, तो भी वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने टाइप का निकला? 2, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ठीक है। एनसीईआरटी में फिगर देखो, ये देखो, ये अल्फा हेलिक्स है
और ये बीटा प्लेटेड है ऐसा ऐसा। अब बोलेंगे इसमें क्लियर नहीं हो रहा, ये देखो ये क्लियर हो गया, ऐसा है zigzag। ये देखो ये देखो ये। अब कह रहा है ये वाली हो या ये वाली हो, जब चेन और लंबी होगी तो अपने ही ऊपर लिपट जाएगी। एक चेन दूसरी चेन के ऊपर ही लिपट गई, लिपटती जा रही है। देखो चेन लिपट गई, ये इसके ऊपर, ये देखो लिपट गया, ये इसके ऊपर लिपट गया, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं ऐसे टर्न बाई टर्न लिपटे हुए हैं। और जब लिपट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, देखो लिखा है इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। अगर चेन और भी लंबी होगी तो अपने ही ऊपर लिपट जाएगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने ही ऊपर रैप्ट हो जाएगा, लिपट जाएगा और फर्दर फोल्डेड हो जाएगा, और इटसेल्फ अपने ही ऊपर फोल्ड कर रहा है, किसकी तरह, हॉलो वूलन बॉल। तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या बुलाएंगे, राइट, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हेडिंग है टर्सरी स्ट्रक्चर when secondary structure is too long, then it further folded upon itself, मतलब अपने ऊपर ही लिपट गया, itself, and looks like hollow woolen ball, that is tertiary structure, मतलब जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन काफी लंबी होती है, तब ये चेन अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाती है, अपने ही ऊपर, इटसेल्फ मतलब अपने ही ऊपर फोल्ड होकर एक खोखले ऊन के गोले जैसे दिखती है। गोले जैसी दिखती है, दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर। आपको जो चाहिए उससे लिखो। ठीक है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर काफी लंबा होता है तो उसका ही स्ट्रक्चर उसके ऊपर लिपट जाता है, और जब लिपट जाता है तो ये एक हॉलो वुलन बॉल की तरह अपीयर होता है, और इसी हॉलो वुलन बॉल को हम बुलाएंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। देखिए कुछ ऐसा होगा, ये चेन थी, ये देखो अपने ऊपर ही लिपटने लगी, ऐसे ऐसे कर दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एनसीईआरटी ने बस 2-4 फोल्ड बनाए हैं। ये देखो, अब इधर लिख दो कौन सा टर्मिनल, और ये कौन सा टर्मिनल, और ये देखो, ठीक है ना, ये बन गया। ये है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर किसमें हेल्प करती है, हेल्प्स इन, पहली बात पता है टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, टर्सरी स्ट्रक्चर 3D दिखती है, 3D व्यू, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, 3D स्ट्रक्चर। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए, फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी,
This is very important for biological activity. पूछा गया है कौन सा प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर बनाता है। पहला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर बनाता है, बोलो। टर्सरी। और कौन सा हॉलो वुलन बॉल जैसा दिखता है, किसमें फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ वर्ड आता है, टर्सरी। देखो क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां से आता है, कल कराया भी था। फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, हॉलो वुलन बॉल, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 3D व्यू, चौथा क्वेश्चन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एनसीईआरटी में गिवन है। यानी जैविक गतिविधियों के लिए सबसे जरूरी 3D संरचना होती है। जैविक गतिविधि जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम, हार्मोन्स एसेट्रा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में तो आगे दिया है पर मैं अभी बता देता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम्स। बेस्ट एग्जांपल्स क्या है, एंजाइम्स। बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम। टर्सरी स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल एंजाइम्स। फर्स्ट क्वेश्चन फर्दर फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, एक तो ये क्वेश्चन आएगा। फिर पूछेगा हॉलो वुलन बॉल लाइक, तो भी आप बताओगे टर्सरी। फिर पूछेगा कि बताओ ये कैसा दिखता है 3D। फिर पूछेगा क्यों, किसके लिए जरूरी है, फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर पूछेगा बेस्ट उदाहरण बता दो, एंजाइम्स। तो टर्सरी स्ट्रक्चर भी फिनिश हो गया। क्लियर। बढ़ा जाए आगे। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन, यानी प्रोटीन की चेन और लंबी हो गई, प्रोटीन की चेन और लंबी हो गई, और ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। अगर प्राइमरी में फोल्ड आ गया तो सेकेंडरी में फिर से फोल्ड आ गया, वो भी अपने ही ऊपर लिपट जाए, तो फिर टर्सरी किसकी तरह दिखेगी, लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। हॉलो वुलन बॉल। अच्छा, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। कह रहा फिगर 9.3 सी, ये रहा फिगर 9.3 सी, देखो बिल्कुल लिपट गई अपने ऊपर, टर्सरी स्ट्रक्चर, राइट। क्लियर। और ये कैसा व्यू देने लगी, 3D व्यू। ये प्रोटीन को 3D व्यू देती है। और टर्सरी स्ट्रक्चर 100% एब्सोल्युटली मतलब 100% जरूरी है, किसके लिए, मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन लाइक एंजाइम, लाइक हार्मोन, लाइक अदर थिंग्स। मेन था एंजाइम, इसलिए मैंने कंफ्यूज नहीं किया। वन एंड ओनली एग्जांपल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो आंसर क्या, एंजाइम्स। अच्छा, इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं वो तो एनसीईआरटी में नहीं दिए, लिखा है 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी लिखा हुआ है, देखो चेक करो, हाइड्रोजन के साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी लिखा हुआ है। पर पता है यहाँ पे 4 बॉन्ड होते हैं, हम आपको बता दें। फार्मूला है हाई एचडी, हाई एचडी, एचडी होती है ना, हाई डेफिनेशन। आजकल एचडी चीजें आ रही ना, आजकल कौन सी आ रही है, एचडी लेंस, एचडी पिक्चर्स, है ना। हाई, हाई का मतलब आगे आने वाली ना एचडी होगी, पर और हाई क्वालिटी की एचडीज होंगी, हाई डेफिनेशन।
अभी एचडी फोटोस आती हैं, अब जो आगे आने वाले कैमरेज होंगे ना वो और ज्यादा हाई रेवोल्यूशन वाले होंगे, तो उसके लिए आएगा हाई या कुछ भी मैक्स एचडी कुछ भी बोलेंगे, मैंने एक शब्द बना लिया हाई एचडी क्वालिटी, हाईली एचडी क्वालिटी, ठीक है ना। तो देखो एच का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, पता है वो तो होगा ही होगा क्योंकि सेकेंडरी में था। आयनिक बॉन्ड इसमें होगा ही होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा इसमें होता है कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डी से डाइसल्फाइड बॉन्ड। नोट डाउन, कौन कौन से बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बताओ, पहले बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड था, केवल पेप्टाइड। अच्छा सेकेंडरी में पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा अब बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं ना, अब बॉन्ड आगे कितने, अब आगे टोटल 5 तरह के बॉन्ड आ गए, पेप्टाइड तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, आयनिक और डाइसल्फाइड भी बढ़ गया, आयनिक और, हाँ तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम बॉन्ड को आपको लास्ट में लिखाते हैं, एक साथ कंपेयर कर देंगे, राइट। बॉन्ड लिखाने से पहले हम सोच रहे हैं कि अलग अलग ना लिखा के एक साथ, यहाँ प्राइमरी का लिखाएंगे, यहाँ सेकेंडरी का लिखाएंगे, टर्सरी का, यहाँ क्वाटरनरी का, तो अपने सामने एक कंपैरिजन चार्ट होगा, चाहे प्राइमरी से पूछ ले, सेकेंडरी से पूछ ले, टर्सरी से पूछ ले, क्वाटरनरी से, अपना आंसर आ जाएगा, राइट। जल्दी से अब हेडिंग डालेंगे, कौन सा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। When spheres, स्फीयर बोल रहा है ये पता किसको, हॉलो वुलन बॉल को, हॉलो वुलन बॉल को बोल रहा है, यानी टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। when spheres, when spheres, spheres एक नहीं अनेक, रुक जाओ, when more than one polypeptide chain are involved, तो बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है when स्फीयर्स ऑफ, अब स्फीयर नहीं स्फीयर्स, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो एक स्फीयर बनेगा कि कई सारे बन जाएंगे, एक ऊन का गोला कि अनेक ऊन के गोले, हाँ अनेक। स्फीयर्स बोल रहा है हॉलो वुलन बॉल्स को, नहीं तो टर्सरी स्ट्रक्चर को कह रहा है। आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, इन पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब हो गया पर्टिकुलर आकृति, देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर कोई विशेष आकृति में अरेंज हो जाए तो उसी को बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लिख देते हैं। जब टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन, जिसको एनसीईआरटी ने कह दिया दैट इज स्फीयर्स और हॉलो वुलन बॉल्स एक विशेष आकृति ले ले तो इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मैंने इसी चीज को हिंदी में भी लिख दिया, आपको जैसे इच्छा वैसे लिखो। जैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर अरेंज कर जाएं, जैसे एग्जांपल वन दिया एनसीईआरटी ने, स्फीयर का मतलब वही, स्फीयर का मतलब क्या बताया है, हॉलो वुलन बॉल,
देखो लिखा था हॉलो वुलन बॉल या स्फेयर, एक ही बात है। जैसे यहां पे देखो, ये गोला, एंड सो ऑन। यानी यहां क्या बन गया, यहां बन गया स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर्स, स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर्स। यानी क्या, जो टर्सरी स्ट्रक्चर थे उन्होंने मोतियों की माला बना ली। अब ये मोतियों की माला किससे बनी, वहां अमीनो एसिड था, पेप्टाइड बॉन्ड था, यहां अमीनो एसिड की माला नहीं बनी है। यहां टर्सरी स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन है, बड़े बड़े प्रोटीन है, बड़े बड़े प्रोटीन, वहां अमीनो एसिड की माला बन रही थी। यहाँ पे ये स्फेयर्स की माला बन गई। ये टर्सरी प्रोटीन, ये टर्सरी प्रोटीन, ये टर्सरी प्रोटीन, तीनों अरेंज होकर के स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर बना लिए। यानी क्या, इन्होंने मोतियों की माला तो बनाई, लेकिन इसमें मोती कौन है, स्फेयर्स यानी टर्सरी प्रोटीन। और वहां क्या था, वहां था अमीनो एसिड्स। यहां पर भी मोतियों की माला बन रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोती बड़े भी हो सकते हैं। यहां बहुत बड़े बड़े मोती हैं। अच्छा, यह एग्जाम्पल टू, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल टू। या तो देखो, ये जो आपके स्फेयर्स हैं, ये पता है ये कैसी आकृति ले लेंगे, ये ले लेंगे, बताओ ये क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, क्यूब ऐसा होता है, तो क्यूब जैसा। यानी क्यूब लाइक, क्यूब्स ऑफ स्फेयर, क्यूब्स ऑफ स्फेयर, क्यूब, क्यूब्स नहीं, क्यूब, क्यूब ऑफ स्फेयर। या फिर एग्जांपल 3 में लिख देते हैं, एग्जांपल 3 में लिख देते हैं, प्लेट ऑफ स्फेयर, प्लेट्स। फिगर जरूर बनाना, भले ही रफली, क्योंकि तभी यह याद रहेगा लंबे समय तक। अच्छा, यहाँ एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व हो रही, कि अनेक, एक की अनेक, अनेक। देखो ना, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया प्लेट्स ऑफ स्फेयर। देख पा रहे हो, यहां उसी स्फेयर ने स्ट्रिंग बना दिया, यानी उसी स्फेयर ने क्यूब बना दिया, उसी स्फेयर ने प्लेट्स बना दिया, एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी कुछ भी आकृति ले ले, ये सब क्वाटरनरी प्रोटीन है। और क्वाटरनरी प्रोटीन का सबसे बेस्ट उदाहरण था, सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, एडल्ट की फिटल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती है, कितनी चेन होती है, 4 चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 सिमिलर और 2 सिमिलर, 2 एक जैसी, 2 एक जैसी, 2 सिमिलर दैट इज अल्फा चेन, ये दैट इज बीटा चेन, अल्फा चेन और बीटा चेन। यहां तक आ गए कि नहीं, पहले बताओ। एडल्ट के हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें से 2 सिमिलर होती है और 2 सिमिलर होती है। तो 2 एक जैसी, 2 एक जैसी, 2 सिमिलर को अल्फा चेन बोल दिया, 2 सिमिलर को बीटा बोल दिया, तो 2 अल्फा 2 बीटा, राइट।
नोट करके एक लाइन, जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल डिजीज यानी आनुवंशिक रोग, रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, आनुवंशिक रोग रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एच बी लिखते हैं शॉर्ट में, एच बी, या ऐसे एरो बना के एच बी लिख दो, कैपिटल एच स्मॉल बी। तो कितने रोग हैं? 2 रोग हैं। एक का नाम है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, और दूसरा होता है थैलासीमिया, थैलासीमिया, थैलासीमिया। सिकल सेल एनीमिया को बोलते हैं का रक्तहीनता, ब्लड की कमी को बोलते हैं एनीमिया, और थैलासीमिया को हिंदी में भी थैलासीमिया ही कहते हैं। दो आनुवंशिक रोग बताइए जो हीमोग्लोबिन से संबंधित है। हाँ, सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, और थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया। क्या ये इसकी हिंदी है, सिकल सेल एनीमिया, हसियाकार रक्तहीनता। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, ये 2 जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं जो किससे संबंधित होते हैं? किस मॉलिक्यूल से? कौन से मॉलिक्यूल से? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, वो भी एडल्ट की फिटल, एडल्ट की फिटल, राइट। इतनी बातें क्लियर हो गई? हो गया सबका? छूटा तो नहीं? देखो, क्या लिखा हुआ है, सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, लिखा था। अभी तक देखो, प्राइमरी में 1 चेन, सेकेंडरी में 1 चेन, टर्सरी में 1 चेन, यहां पर मोर देन 1 चेन, एक से ज्यादा चेन आ गई। वो भी कौन सी चेन बताई थी? सब यूनिट बोल रहा है, यहां नहीं क्लियर है, टर्सरी स्ट्रक्चर वाली। किस मैनर में जुड़ेगी? द मैनर विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगी, उस पर निर्भर करेगा। कैसे? लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर, यानी कि सीधा सीधा स्ट्रिंग बन रहा था, मोती की माला बन रही थी। फिर या फिर स्फेयर किसमें अरेंज हो गया था? एक दूसरे पे अरेंज होकर क्या बना लिया था? क्यूब, या क्या बना लिया था? प्लेट। एक्सेट्रा मतलब और भी शेप में आ सकता था। इस आकृति को, इस आर्किटेक्चर को हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। एडल्ट के हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल एंड ईच अदर, यानी एक दूसरे के आइडेंटिकल थी। तो 2 जो आइडेंटिकल थी अल्फा, 2 आइडेंटिकल थी बीटा, इसका मतलब 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप कॉन्स्टिट्यूट्स द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। और ह्यूमन हीमोग्लोबिन से संबंधित 2 रोग जो आनुवंशिक हैं, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। और यहां तक हो गया ना क्लियर?